तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज देखो वर्तमान में पानी की दिक्कत लगातार बढ़ती चली आ रही है। सभी लोग जानते हैं दिन प्रतिदिन पानी का कंजस्शन भी बढ़ रहा है। आबादी बढ़ने के साथ साथ पानी का उपयोग आबादी से 2 गुना बढ़ रहा है। अगर आबादी 1 करोड़ से 2 करोड़ हुई तो पानी का उपयोग 1 करोड़ से 4 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, सो पानी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है और पानी की रिचार्जिंग को लेकर जो व्यवस्था है वो जो नेचुरल प्रोसेस से होती है वो डैमेज हो गई कहीं ना कहीं से या होती चली जा रही है। ऊपर से हम पानी को रिचार्ज करने के लिए कोई सीरियस है ही नहीं है ना। तो कुल मिला के पानी एक बड़ी चुनौती बन गई और खासकर फार्मिंग सेक्टर में। ठीक है, घरों में और शहरों में पानी का इस्तेमाल जो है ना एक लिमिटेशंस में चाहिए। पीने के लिए 10 से 12 लीटर, 5 से 6 लीटर, और नहाने धोने के लिए सब मिला के प्रति व्यक्ति 100 से 150 लीटर पानी के आसपास की आवश्यकता प्रतिदिन की होती है। लेकिन अगर हम अनाज पैदा करने की बात करें तो हमें पानी करोड़ों लीटर्स में चाहिए होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, तो पानी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है और रिचार्जिंग का स्तर घट रहा है। तो चुनौतियां 2 तरफ से। नंबर 1, पहले तो हमें पानी को रिचार्जिंग की व्यवस्था पे काम करना है। नंबर 2, हमें कम पानी में काम करना है। ठीक है कि नहीं, कि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि पहले हम पानी रिचार्ज कर लेंगे या फिर काम करेंगे। नहीं, काम तो हमें डेली करना है। सो हमें कम पानी में कैसे काम करना, 2 चुनौतियां हमारे बीच में है। सो पानी की रिचार्जिंग को लेकर जो अपन ने प्रयास किए हैं वो एक अलग ही टॉपिक है, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। सो वो हम आपको बताएंगे, अभी प्रोटोकॉल मिलेगा तब बताएंगे, वो समझ जाना आप। और अभी कम पानी में कैसे काम कर सकते हैं वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो अगर कम पानी अगर है या कम पानी में हमें काम करना है तो लेयर फार्मिंग का जो मॉडल है वो एकदम फिट है कि कम पानी में काम करना है। ठीक है, अब वो हम एक्सप्लेन करेंगे तो समझ। दूसरी बात, खरपतवार एक बड़ी चुनौती हमारे देश के किसानों के बीच में है। ठीक है, और उसके लिए हमने तमाम तरह के वीडीसाइड बनाए हुए हैं। अलग अलग वीड्स को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरह के वीडीसाइड हम इस्तेमाल करते हैं। सो पानी के बाद जो है दूसरी चुनौती के रूप में खरपतवार, वीड्स, फसल बोते हैं, घास उगने लग जाती है। पता चला घास ज़्यादा हो गई, फसल कम। ठीक है, तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए वीडीसाइड के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, या फिर हम मैनुअली उसको निकालते हैं। और मैनुअली निकालते हैं तो क्या होता है, कॉस्ट बढ़ती है। सो अल्टीमेटली हमारी बजट बढ़ेगी। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम खरपतवार से पूरी तरह से छुट्टी पाएं, है ना। तो वो टेक्नोलॉजी केवल मल्टीलेयर में। तीसरी बात है कीड़े की, कि इंसेक्ट जो है ना निश्चित या फसल को डैमेज करते हैं। अगर हमने कीड़ों का विज्ञान नहीं समझा, ठीक है, कि कौन से कीड़े फायदा पहुंचा रहे, कौन से नुकसान पहुंचा रहे, तो हमेशा हम कीड़ों को मारते रहेंगे और बायोडायवर्सिटी को डैमेज करेंगे। तो हमें एक बात समझना पड़ेगी कि हम कीड़ों को कंट्रोल कैसे करें और हानिकारक कीड़ों से बचें और लाभकारी कीड़ों को बचा के रखें। ठीक है कि नहीं, ताकि वो बायोडायवर्सिटी का काम कर सकें। ठीक है, सो कीड़े इस वातावरण में जो ये स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं, इसमें कीड़े का अटैक लगभग 60 से 70% तक पहले से ही कम हो जाता है। क्योंकि बाहर के जो इन्वायरमेंट के कीड़ों का अटैक है वो हमारी बॉर्डर के कारण नहीं हो पाता है। खेत में कीड़े कम पैदा होते हैं, कारण क्योंकि हम ज़्यादा घास और ज़्यादा पानी खेत में नहीं रखते हैं। जब ज़्यादा घास ज़्यादा पानी होता है तो खरपतवार पैदा होता है और खरपतवार में ही कीड़े पैदा होते हैं। घास भी सर आकर्षित करता है कीड़े, बिल्कुल 100%। कीड़ों को रहने की जगह ही घास है ना। कीड़ों को रहने की जगह क्या है, घास। अब होता क्या है, जब घास होगी खेत में तो कीड़े होंगे। अब घास को खत्म करने के लिए आप वीडीसाइड या मैनुअली निकाल के बाहर करते हैं, तो उसमें जो कीड़े होते हैं वो जाके फसल में लग जाते हैं। तो फिर फसल के कीड़े आप खत्म करते हो। तो हमें ये समझना होगा कि हम इससे कैसे बचें। ठीक है, तो ये बात हो गई। चौथी बात है खाद। कि खाद की जो मात्रा है, अभी वर्तमान की परिस्थितियाँ जो हैं वो ये कि हमारे पास जैविक खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हम जैविक खेती को नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं या बड़े स्केल पे नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि गांव में जितना गोबर है वो किसी 1 या 2 किसान के खेतों पर डालने के लिए है, और शहरों में जो डेयरियां हैं वो कितनी हैं, एक शहर में 2, 5, 10, 20 इतनी डेयरी है।
और उनसे जो गोबर होता है वो भी मुश्किल से 1000-2000 एकड़ को डालने को है, बाकी एक जिले में तो लाखों हेक्टेयर ज़मीन है। सो उतना हमारे पास कंपोस्ट नहीं है कि हम लार्ज स्केल पे ऑर्गेनिक को डेवलप कर पाएँ। इसलिए सरकारें भी केमिकल को बैंड करने में और ऑर्गेनिक को पूरी तरह से विस्तारित करने में सक्षम नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी नहीं है। दैट इज़ वन रीज़न, है ना, मोर रीज़न। सो अब लेकिन हमें काम तो करना है, क्या करेंगे? जैसे पानी की स्थिति है कि एक तरफ हमें रिचार्ज भी करना है और कम पानी में भी काम करना है। सो यहाँ पे भी वही स्थिति है कि हमें खाद को, मतलब गायों को बढ़ा के खाद को भी इम्प्रूवमेंट करना है और कम खाद में भी बेहतर काम करना है। सो अब कम खाद में बेहतर काम करने के लिए क्या विकल्प है ना? कोई विकल्प नहीं हमारे पास। अभी हमारे पास एकमात्र विकल्प है रसायन डालते रहो, बस, है कि नहीं है? तो कम खाद में काम करने के लिए आपको मल्टी लेयर फार्मिंग जैसी तकनीक को अपना के फसलों को बुआई करनी है। अब इस पे हमने बहुत अध्ययन किया हुआ है, बहुत 8-9 साल का इसमें हमारा पूरा दिन रात का एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आप जंगलों पर जब स्टडी करते हैं तो जंगलों को आप देखोगे तो वहाँ पर बड़े पेड़, छोटे पेड़, छोटे पेड़ और छोटे पेड़ और घास, सभी तरह की चीज़ें एक ही स्थान पर होती हैं और सबकी जड़ें उसी स्थान पर होती हैं। मतलब इसका ये है, और वहाँ पर 1 किलो भी खाद नहीं डलती, 1 किलो भी कोई खाद नहीं डालता। मतलब वहाँ पे 0 खाद पर 4, 5, 6 तरह की चीजें एक ही स्थान पे ऑलरेडी उग रही हैं। और जब जंगल में उग रही तो खेतों में क्यों नहीं? और जंगलों में इसलिए उग रही हैं क्योंकि कंपेनियन प्लांटिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि किस फसल के साथ में किस फसल की बेहतरीन पट सकती है या जम सकती है, या हम उसको ये कह सकते हैं कि हर फसल जब खत्म होती है या कोई भी फसल ग्रो करती तो उसके अवशिष्ट निकलते हैं, अवशेष निकलते हैं, और वो अवशेष जो है ना दूसरी फसल को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है कि नहीं? अब अगर मान के चलो दोनों फसलों को हमने एक साथ लगा दिया तो एक फसल के अवशेष दूसरी फसल को फायदा पहुंचाएंगे, दूसरी फसल के अवशेष पहली फसल को फायदा पहुंचाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मल्टी लेयर में हो पाता है क्योंकि हम इसमें एक साथ 4 फसलें एक ही जमीन से सेम टाइम में उगाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब जैसे हम जंगलों में कोई खाद नहीं डाल रहे और वहाँ पे 4-5 तरह की वनस्पति एक साथ उग रही है, तो हम यहाँ पे भी खाद कम डालेंगे या डालेंगे ही नहीं तो भी हम 4-5 तरह की फसल उगा लेंगे। सो अगर हम ऐसे पढ़ने में या सुनने में या देखने में समझें चीज़ों को तो हमें ये लगेगा कि ये 4 फसल उगा रहे हैं, मतलब ये 4 गुना खाद डालते हैं, है कि नहीं है? जबकि यहाँ पे हम 1 गुना खाद में 4 गुना फसल उगा। तो हो गई बात की नहीं। एक तरफ तो हम गायों को इम्प्रूवमेंट करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमने कंपेनियन प्लांटिंग और ये सब करके मल्टी लेयर के कॉन्सेप्ट में हमने 4 फसल एक साथ लगा के कम खाद में 4 गुना फसल पैदा कर दी है। तो कम खाद में हम लोग काम इसमें कर सकते हैं। 5वां जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़े स्केल में फार्मिंग को ऑर्गेनिकली तरीके से कर सकते हैं। हमें फिर ये चिंता नहीं है कि जैविक खाद नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिना जैविक खाद के भी आप पूरे इंडिया में भी ऑर्गेनिक कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही मेंटेन कर सकते हैं जितनी आप अभी केमिकल से कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि अगर फसल का उत्पादन आपका जैविक में 1 गुना कम होता है, कहने का मतलब अगर आप 20 कुंटल गेहूँ पैदा करते हैं और अगर आप मानते हो कि जैविक करेंगे तो 10 कुंटल पैदा होगा, सो 10 हो जाने दो, लेकिन हम फसल जब 4 लगाएंगे तो उसके हिसाब से तो हमारा 40 हो जाएगा। सो भी ऑर्गेनिक से हम रसायन से डबल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर डबल की भी बात ना करो, अगर हम उतने की बात करें तो भी हम पूरा कंट्री को ऑर्गेनिक खिला सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। सो हमें वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कम खाद है या जो भी है। 5वां जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्लाइमेट का। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, मौसम का बदलाव खेती पे बुरा असर डालता है। ठीक है, या अनचाहा मौसम बदलाव खेती पे बुरा असर डालता है। उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? सो प्रयास में बाहर के लोगों ने तो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का फॉर्मूला तैयार किया, उन्होंने नेट हाउस तैयार किए, पॉली हाउस तैयार किए। अच्छा, उनकी मजबूरी ये है क्योंकि क्लाइमेट उनका पहले ही से खराब है ना? उनका क्लाइमेट खराब, क्या उनका क्लाइमेट ही नहीं है।
ठीक है, बर्फबारी हो रही है तो भैया पौधों को उगाना है तो कैसे बर्फ में उगेंगे, तो उनने पॉली हाउस बना दिया। सो पॉलीथीन से ना ठंडी एयर अंदर आ रही है और ना जो है बर्फ अंदर आ रही है, तो पौधों का घर बन गया अंदर। सन नहीं आ रही तो उन्होंने लाइट लगा दी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल तरीके से करना उनकी मजबूरी थी, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है ना। हमारे यहाँ तो इतना बढ़िया क्लाइमेट है अभी भी कि हम दुनिया की सारी चीज़ें भारत में उगा सकते हैं। और हमारे देश में इतने क्लाइमेटिक जोन और सब क्लाइमेटिक जोन है कि हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति एक दिन कोई एक चीज से पेट भरता है, मतलब एक कोई वनस्पति से पेट भरता है या अनाज से पेट भरता है, तो वो सारी जिंदगी अलग अलग तरह की चीजें खा के और मर सकता है। मतलब इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री, इतनी चीजें उगती हैं। और यूरोपियन कंट्री में जहाँ पर बर्फबारी होती, जहाँ से ये टेक्नोलॉजी चल के आई, वहाँ तो मक्के के अलावा कुछ होता नहीं है, सो बर्गर पिज्जा के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल, लेकिन फिर भी देखो हम कितने बुद्धिजीवी हैं ये तो देख लो पहले, ठीक है, कि हम फिर भी उनकी चीजों को अपनाएं और अपनी चीजों को दबा रहे। तो हमें जो है ना, हमें बीच की रास्ता से हमेशा काम करना चाहिए, ठीक है। कि भाई वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, तो ठीक है साहब, ये है आपसे अच्छा प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। आप 1 गुना पे, हम 4 गुना पे हैं, ठीक है कि नहीं। आप ये बचाने के लिए कर रहे हैं, हम इसके साथ में ये बचा डाल रहा है, तो है कि नहीं है। तो हमें इम्प्रूवमेंट अपने आप को करके दिखाना चाहिए। तो क्लाइमेट दुनिया की बड़ी चुनौती है, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी कहती है कि पॉली हाउस करके आप ये टेक्निक करके आप क्लाइमेट के बदलाव से फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर कॉस्टिंग कितनी है, हमारे भारत के किसान क्या उसको बेयर कर सकते हैं? अगर इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री को आप उठा के देखोगे तो 70% हम मानते हैं कि फार्मर की कंट्री है ना, भारत कृषि प्रधान देश है। तो 70% की आबादी गाँव में बसती है और कृषि पर निर्भर है उनकी आजीविका। अब अगर हम एक्चुअल किसान की गिनती कर लें तो कितने किसान होंगे एक्चुअली भारत में? देखा जाए तो 70% में जो 2 से 5 एकड़ की ज़मीन का रकबा रखते हैं वो किसान 90%। मतलब भारत में 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की ज़मीन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जिनके पास 50-100 एकड़ ज़मीन हो, लेकिन वो संख्या में बहुत कम गिनती में है वो। लेकिन सबसे ज़्यादा है मार्जिनल फार्मर। अब बड़े फार्मर तो ठीक है, वो और रिसोर्सेज से भी जुड़े हुए हैं, है ना। कईयों के कोई व्यवसाय है, कईयों के कोई व्यवसाय है, ठीक है, लेकिन ज़मीन भी है साथ में। लेकिन छोटे किसान के पास केवल ज़मीन ही है और ज़मीन भी छोटी है, ठीक है। सो उनके लिए बड़ी टेक्नोलॉजी अडाप्ट करना बहुत मुश्किल है ना। वो इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते, और अगर कर भी लिए तो उसका अंत क्या है? उसका अंत है प्लास्टिक, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को आने वाले 20-50 साल बाद बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम से आपको लेके गुजारेगा। सो जिस तरह से हम पानी से जूझ रहे हैं या समस्या या रसायन खेती के दुष्परिणामों से हम जूझ रहे हैं, ऐसे फिर प्लास्टिक के दुष्परिणामों से हम जूझ रहे हैं। और 1 एकड़ के पॉली हाउस की जो कॉस्टिंग होती है 46 लाख होती है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। 24 लाख रुपए में 1 एकड़ का पॉली हाउस लगता है। अब ज़रा कल्पना करो कि एक फार्मर अगर 1 एकड़ का पॉली हाउस लगाने, मार्जिनल फार्मर बैठता है जिसके पास अगर एक खप्पर फूट जाता है तो उसको रिपेयर करने के पैसे नहीं होते हैं, वो कैसे इतना पैसा लगाते और वो करेगा? तो इसका मतलब ये, वो तो उसकी बस की बात है नहीं। तो वो तो फिर सारे लोग ये कमर्शियली लोग कर पाएंगे ये सारा काम, तो किसान के पास तो कुछ बचा नहीं फिर, है ना। वो तो बस ये है कि जो भी थोड़ा बहुत उगा ले और बेच ले तो ठीक है, नहीं तो भाई लाओ ज़मीन बेचो और हम शहरों में नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। तो कुल मिला के आप एक दिन खत्म हो जाएंगे। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना है जो मौसम परिवर्तन का भी समाधान दे सके, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले को 2014 में प्रैक्टिकल में लेके आए और 2016 में एक सक्सेसफुली मॉडल के रूप में हमने इसको प्रेजेंट किया। इसमें हम क्या करते हैं, बैम्बू लगाते हैं, ये बांस या किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और लकड़ी सीधी होना चाहिए, 8 से 9 फीट हाइट की होना चाहिए, और 5 बाई 6 पे एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पे हम ये लगाते हैं। ये दूरी रखते हैं 5 फीट, ये रखते हैं दूरी 6 फीट, ठीक है। और इस पर हम फिर क्या करते हैं कि स्ट्रेट वायर बुनते हैं 18 गेज का, ये वो हम लेते हैं सीधे वहाँ से, ठीक है। और पहले तो बॉर्डर के
बैम्बू लगा के या लकड़ी लगा के बॉर्डर पे हम 7 फीट 6.5 फीट की हाइट पे समथिंग एक आड़ा बांस ऐसा बांधते हैं चारों तरफ, ऐसा नींव जैसे हम लोग रखते हैं ना ऐसे चारों तरफ घर की, फिर उस पर दीवार रखते हैं, तो वो नींव हम लगाते हैं ऐसे चारों तरफ, और फिर उससे ये स्ट्रेट वाला वायर सीधा खींच के और लास्ट में बांध देते हैं। फिर हम क्रॉस में, इसके क्रॉस में ये 20 गेज का वायर बुनते हैं, सो वो हम ऐसे आधा फीट के अंतर से बुनते हैं, और फिर इसके ऊपर हम खरपतवार के रूप में जो हमारी मेड़ों पर, बंधानों पर, या मान के चलो खेत जहाँ पर हम कोई फसल नहीं उगाते वहाँ पर जो घास होती है, खरपतवार होती है, उसको हम काट के और गट्ठे बना के एक साथ में रख लेते हैं, और फिर इसके ऊपर हल्का हल्का सा डाल देते हैं। सो इससे क्या होता है, आधी धूप आधी छाया का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो डायरेक्ट सनलाइट पौधे पे नहीं पड़ती है, फिल्टर होके धूप हमारे इसमें नीचे आती है, 50% धूप हमारे पौधे को मिलती है और 50% छाया मिलती है। सो इससे क्या होता है कि मौसम का जो बुरा असर है वो हमारे इस पर रुक जाता है। सो ये घास डाल देते हैं, घास डालने के बाद नहीं, हमें अपनी पूरी बात करने दो पहले, फिर हम लोग सवाल करेंगे। सो हमने ये घास डाल दी और ये स्ट्रक्चर मंडप पूरा तैयार कर दिया। चारों तरफ हम साड़ी की बाउंड्री वॉल लगाते हैं, या अवेलेबल ना हो तो आप ग्रीन नेट लगा सकते हो, पर सबसे बेस्ट होता है कि आप साड़ियाँ ज्वाइंट करके दो चारों तरफ लगा के और उस पर स्टेबल करें। आपको हम बताएंगे कैसे करते हैं वो। तो वो कर दिया, और फिर उसके बाद ये पूरा एक घर तैयार हो गया पौधों का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मंथ ऑफ फरवरी में सबसे पहले नंबर ज़मीन के अंदर अदरक डालेंगे, ठीक है। अदरक डाल के उसके ऊपर ज़मीन को ढक देते हैं, मतलब अदरक ज़मीन के अंदर लगाया 2 इंच की गहराई पे, और फिर मिट्टी को अपन ने ढक दिया। मिट्टी को जैसे ढकते हैं तो मिट्टी के सरफेस पर ये पत्ती वाली अपन सब्जियाँ बो देते हैं, जैसे मेथी है, पालक है, धनिया है, चौलाई है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, हमें धनिया बोई है, ये मेथी बोई है, यहाँ पालक बोई है, फिर लाल भाजी बोई है, फिर चौलाई बोई है, फिर नोनिया की भाजी बोई है, ऐसे ऐसे अलग अलग तरह की भाजियाँ बोई हैं। सो ये तो अभी हमने खैर, हालांकि हमारे पास समय था तो बो दिया, क्योंकि अदरक खुद गया है, और अब हमें फरवरी से फिर से सेटअप चालू करना है। तो अभी जब तक गैप है तो कुछ ना कुछ हमने अभी डाल दिया है। बाकी जो मेन क्रॉप थी वो हमने फरवरी में ले ली है, पत्ती वाली। ज़मीन के अंदर अदरक लगाया, उसके ऊपर पत्ती वाली सब्जी सरफेस पे बो दी। अब सरफेस पे पत्ती वाली सब्जी बोने से 2-3 बड़े फायदे होते हैं। नंबर 1, पहला तो ये ज़मीन के सरफेस को 15-20 दिन में ढक लेती है, तो कोई खरपतवार नहीं आने देती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पत्तियाँ जब ढक जाती हैं तो सनलाइट 50% तो इससे रुक गई, और 50% जो है ना पत्तियाँ रोक लेती हैं, तो मिट्टी पे धूप पड़ती नहीं है। मिट्टी पे धूप नहीं पड़ेगी तो पानी का जो वाष्पीकरण है वो पूरा रुक जाएगा, और जब तक पानी का वाष्पीकरण रोक दिया आपने तो समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लेगा, क्योंकि पानी की वाष्पीकरण को रोकने के लिए आज तक कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है, पैसा खर्चा करने के बाद भी, और हम यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस से ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हो जैसे वो पत्ती वाली सब्जी बोई है, उसके नीचे मान के चलो अभी अदरक लगा है, तो अदरक की फसल ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है, और पत्ती वाली सब्जी जो है ना धूप मिट्टी पर नहीं पड़ने दे रही। 50% इसने धूप रोक ली और 50% उस पत्ती ने रोक ली। सो 100% मानते हैं, 90% भी मान लो, 70% भी मान लो, तो 70% तो पानी का वाष्पीकरण रुक गया, तो मतलब 70% पानी की बचत हो गई, है कि नहीं है। जो उड़ रहा था वही पानी बच गया तो बचत हो गई। अब 70% पानी में आप कितनी फसल उगा रहे हो, 4, तो एक फसल को उगाने में कितना पानी लगा, कितने परसेंट पानी लगा, 30% में 4 फसलें उगा रहे हो, 7.5% के आसपास लगा पानी एक फसल को उगाने में। मतलब जहाँ पर आप 100 लीटर पानी का खर्चा कर रहे थे, वहाँ पर हम कुल 7.5 लीटर पानी का खर्चा कर रहे हैं एक फसल को उगाने में। मतलब आपने सीधा 90 से 95% कितना बड़ा काम हो गया। मतलब आप सोचो, अभी आप जितने एकड़ में खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ की बजाय आप 10 एकड़ में कर सकते हैं, तो पानी की बचत। तो हमने यहाँ पे वो किया, अदरक डाला और सरफेस पर ये ढका, तो उससे हमारा पानी की बचत हुई पहली। दूसरी बचत ये हुई कि खरपतवार नहीं, क्योंकि इंसानों के स्वभाव के जैसे मिट्टी का भी पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे मिट्टी आदमी का दिमाग होता है ना, ऐसे मिट्टी का भी खेल। जैसे मिट्टी में हर समय कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है, ऐसे ही दिमाग में हर समय कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है। अगर आप दिमाग को पूरी तरह से व्यस्त रखोगे तो कोई भी गलत थॉट या कार्य करने के लिए आप आगे नहीं जाओगे, है ना। ऐसे मिट्टी को अगर पूरी तरह से फसल से भर के रखोगे तो कोई भी घास निकलने के लिए आप स्पेस नहीं छोड़ते या नहीं आती है। और अगर आप मिट्टी को खाली छोड़ते हो तो जहाँ जगह छोड़ोगे वहीं घास आ जाएगी।
है ना। सो बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप मिट्टी को पूरी तरह से ढक दो, सो खरपतवार ना आए। ये एकमात्र इलाज हो सकता है खरपतवार से निजात पाने का, या फिर बुरे या बुराइयों से निजात पाने का, कि अपने आप को व्यस्त रखें। तो ना तो बुराई आपको परेशान करेगी, ना बुरे लोग आपको परेशान करेंगे, ठीक है कि नहीं। सो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए ये सबसे बेस्ट उपाय है कि आप एक फसल पत्ती वाली आप बो दो, ठीक है। लेकिन ये संभव हो पाता है केवल मल्टीलेयर फार्मिंग, ओपन में नहीं हो पाता। तो ओपन में अलग विधियां हैं खरपतवार को कंट्रोल करने की, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। सो दूसरा फायदा ये हुआ कि घास नहीं हुई। तीसरा फायदा ये होता है कि अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी वनस्पति को या जीव जंतु को उगने के लिए कितनी चीजें चाहिए या ग्रो करने के लिए? हवा, पानी और भोजन, 3 चीजें चाहिए। 3 चीजों से ही समष्टि के सभी जीवों का अस्तित्व इस धरती पर है। तो 3 चीज़ों में से भोजन तो आपने पौधे को खाद के रूप में दे दिया और प्लांट ने अपनी पत्तियों से फोटोसिंथेसिस करके बना दिया। पानी आपने ऊपर से दे दिया और कुछ जो है ना ये वायुमंडल से सिक कर लेते हैं, नमी से हवा से पानी को ले लेते हैं पौधे। अब हवा की बात आती है जहाँ, तो हवा कहाँ से लेंगे? तो हवा तो भाई एनवायरनमेंट में है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे तो है नहीं है कि हम हवा में खड़े हैं तो हम कहीं से भी हवा लेने लगे। नाक बनाइए ना भगवान, इधर ही से लेते हैं हम। आपको पूरा हवा में पटक दें और नाक बंद कर दें तो नहीं होगा ना बातचीत। तो ऐसे ही जो प्लांट है, आप हमको लगता है कि ये हवा में है, मतलब ये सांस ले रहा होगा। सांस जो न लेने के लिए पौधों की जो जड़ें हैं वो पौधों की जो नाक है वो जड़ों में, जड़ से पौधे सांस लेते हैं, पत्तियों से नहीं लेते, तने से नहीं लेते। इनकी जो नाक होती है वो जड़ों में होती है। अब जड़ों से सांस लेने के लिए पौधे को वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन वहाँ पे तभी होगी जब मिट्टी में पोरोसिटी होगी। अब मिट्टी अगर भुरभुरी नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो मिट्टी तो वैसे ही कड़क हो रखी है अपन की, है ना, और ऊपर से केमिकल डाल रखा, सो और बॉन्डेड हो चुकी है। सो उसके कारण मिट्टी में पोरोसिटी नहीं होती। तो किसान क्या करता है, निदाई गुड़ाई करता है, खुरपी लगाता है, नींदता गोड़ता है। नींदते गोड़ने से क्या होता है, मिट्टी को वो बार बार कुदेड़ता है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन और धूप मिट्टी के अंदर जाती है और पौधा ग्रो करता है कि नहीं है। सो निदाई गुड़ाई हमारी बच जाती है इसमें, कारण क्योंकि हम इस फसल को पत्ती वाली को जड़ समेत थोड़ा थोड़ा उखाड़ते रहते हैं, है ना। एक साथ पूरा नहीं काटते नहीं है ना, एक साथ पूरा उखाड़ते हैं। जो पौधे बड़े हो गए तो उखाड़ते गए। तो पता चला 3-4 महीने तक, जब तक वो अदरक नीचे से ऊपर आता है तब तक हम इसको जगह बनाते जाते हैं, खोलते जाते हैं, निकालते जाते हैं, तो वो ऊपर आता जाता और ये खत्म होती चली जाती। तो 3 से 4 महीने के अंदर अदरक पूरा ऊपर आ जाता है, भाजी पूरी साफ हो जाती है। सो इधर खरपतवार भी नहीं हुआ, उधर निदाई गुड़ाई भी हो गई, और नीचे की फसल को अलग एनवायरनमेंट मिल गया और स्पेस का यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है कि नहीं। सो ये 3 बड़े फायदे हमारे इसमें होते हैं। और फिर इसके बाद तीसरी फसल के रूप में हम क्या करते हैं, ये मंडप तो हमने बनाया, और ये मंडप के लिए हमने बांस खड़े किए हर जगह पे 5-5, 6-6 फीट पे। तो हमने क्या किया, इस जगह पे देखो ये बेल वाली फसल लगा दी, हर बैम्बू पे ये बेल वाली फसल लगी हुई है। सो बेल वाली फसल के रूप में ये कुंदरू ऊपर जाके साइड पर ग्रो कर जाती है, और इसके पत्ती की साइज छोटी होने के कारण ये धूप में आने में रुकावट पैदा नहीं करती, उतनी ज़्यादा करती है पर बहुत माइनर, ठीक है, उतना चलता है। तो ये कुंदरू हमारी बेल वाली फसल के रूप में नॉन स्टॉप 9 महीने तक फलती है। हम इसे फरवरी में लगाते हैं और मार्च से ही ये फलना चालू होती है, और नवंबर लास्ट तक, जब तक ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती तब तक ये फलती रहती है। अब इसका एंडिंग सिचुएशन आती है। सो अभी ये 2-3 महीने बंद रहेगी। सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ये पूरा कट कर देंगे और इसको यहीं पे ऐसे बांध देंगे, और जब इसका समय आएगा तो यहीं से ये फुटाव लेके और फिर यहाँ पे ग्रो करके फिर वापस ग्रो कर जाएगी सर। हाँ, ये आप 10 साल तक भी इसको चला सकते हैं, ये इसकी खास बात। अच्छा, अब इस जगह पे आप करेले है, पड़ोरा है, परवल है, कुंदरू है, इस तरह की कोई भी एक फसल ग्रो कर सकते हैं। कुंदरू परवल तो हमारी तीसरी फसल के रूप में ये बेल परवल अलग। अब हम क्या करते हैं, चौथी फसल के रूप में 15 बाई 15 पे पपीते को सेट करते हैं, ठीक है। वो पपीता लगा है, फिर 15 फीट पे ये लगा है, फिर इसके बाद 15 फीट पे वो लगा है, फिर 15 फीट, ऐसे करके 15-15 फीट के अंतर से हम जिग जैग तरीके से पपीते को लगाते हैं। और हाँ, और पपीते की फसल क्या करती है, इस साइड से निकल जाती है आसानी से और सीधे ऊपर जाके फिर फलती रहती है।
अब ये पपीता फलना चालू हुआ है, 4 से 5 फीट की हाइट से ये फलना चालू होता है और कंटिन्यूसली ये 20 फीट की हाइट तक फलता हुआ और 2 साल तक ये फलता है। पपीता देसी है, हाइब्रिड लगाएंगे तो नीचे ही से फलना चालू होगा और मतलब इस लेयर वाले फार्मूले में हाइब्रिड तो चलेगा ही नहीं, आपको देसी ही पपीता लगाना पड़ेगा ताकि वो मार्केट ठीक है। हाँ, सो ये पपीता जो है ना आपका शेड के ऊपर निकल के फलता है। सो इस तरह से 4 फसलें एक ही ज़मीन पर, सेम पानी, सेम प्रोटोकॉल, सेम सब कुछ, उतने में आप 4 फसलें एक साथ में उगा लेते हो। सबका टाइमिंग अलग अलग होता है और इस मॉडल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये कि पहला तो इसने पानी बचा दिया, दूसरी ये कि कीड़े नहीं आने दिए, तीसरा ये कि जो है खरपतवार नहीं होने दिया, चौथा ये कि कम खाद में काम कर दिया, है ना, पांचवा ये कि इसमें रिटर्न्स जो है ना वो पूरे साल भर आपके बने। जनरली जो हम फसल उगाते हैं, एक बार हमने फसल लगाई, एक बार 4 महीने में फसल आएगी, फिर हम लगाते हैं, फिर 4 महीने, मतलब साल में 2 या 3 बार हमारी इनकम हो पाती है। और उसमें भी अगर थोड़ा 19-20 कुछ हुआ तो हमारी इनकम एक सीज़न की पूरी ख़त्म हो जाती है, फिर हमें 6 महीने वेट करना पड़ता है। लेकिन इस मॉडल में इसकी खूबसूरती ये है कि आप जैसे लगाते हो और 22 दिन के बाद से आपकी इनकम का रूटीन आना चालू होता है और फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है। एक फसल ये जब तक ख़त्म होगी, जब तक ये चालू हो जाएगी, ये ख़त्म होगी, उसके पहले अदरक मैच्योर हो जाएगा, वो मैच्योर होगा, जब तक पपीते चालू हो जाएंगे। तो हर समय आपके रिटर्न बनते रहते हैं, मतलब एक इनकम का जो फ्लो होता है ना वो आता रहता है। और इसके बाद सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये कि क्लाइमेट का जो बुरा असर है वो इस पर प्रभाव नहीं छोड़ता। एग्जाम्पल, बहुत तेज गर्मी पड़ गई तो ये जो शेड है ना आपका, नीचे गर्मी को नहीं लगने देगा, मतलब लपट को नहीं आने देगा, लू नहीं लगेगी आपके खेत में, ठीक है कि नहीं, और गर्मी में भी आप फसल बहुत अच्छी तरह से उगा सकते। दूसरा, कितनी भी ठंडी पड़ जाए इसमें पाला नहीं लगता। आपके खुले खेत में पाला लग जाएगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, सो पाले से बचत हो गई। तीसरा, जो मौसम का जो बदलाव, ओले पड़ते हैं, तो ओले पड़ने से क्या होता है कि फसल डैमेज हो जाती है। तो ओला इस पे पड़ेगा, फसल भी डैमेज होगी लेकिन 10% होगी केवल ऊपर वाली, नीचे की तीनों फसलें हमारी सुरक्षित रहेंगी और ओले का प्रेशर ये झेल लेगा और नीचे धड़ाम से ओला आसानी से गिरेगा और कोई तकलीफ नहीं। सो ओले का भी हमने बचत कर ली। एक मतलब क्लाइमेट का जो बदलाव है वो हमारे इसमें नहीं पड़ता है। आंधी तूफान, गर्म हवा, ठंडी हवा, खरपतवार के बीजों के उड़ के आना, इंसेक्ट का उड़ के आना, वो सब हमारी बॉर्डर रोक लेती है, ठीक है। जैसे तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ हवाओं में फसल आड़ी हो जाती है, सो ये तेज़ हवाएं नहीं आने देती बॉर्डर, ठीक है। खरपतवार के बीज उड़ के आते हैं आपकी तेज़ हवाओं के साथ में, वो वहीं रुक जाते हैं। बाजू वाले पड़ोसी के खेत के इंसेक्ट उड़ के हमारे खेत में आते, वो वहीं रुक जाते हैं। सो कुल मिला के, और छोटे मोटे जानवर सारे वो भी रुक जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो है इंसानों का जो प्रकोप ही बोल सकते हैं उसे, ठीक है, इंसानों का जो प्रकोप होता है वो भी इससे रुक जाता है, क्योंकि आदमी को जब दिखता है तब बुद्धि चलती है, दिखता नहीं है तो कोई बुद्धि नहीं चलती, ठीक है। सो इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं तो बुद्धि नहीं चलेगी। सो उनके आप उससे भी बच सकते हो। और बकरी है, सुअर है, जो है ये अपने छोटे मोटे जो बिल्ली कुत्ते टाइप के जो जानवर होते हैं, इन सब से भी, इवन जो है ना गाय, नीलगाय से भी आप सुरक्षा इससे ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि जानवर को जब दिखता है तो वो अटैक करता है और इसको अपन पूरा ढक देते हैं तो कोई अटैक नहीं होता है, हमने जो पाया है, ठीक है। सो ये इसका फ़ायदा। और अंत में एक और बात जो सबसे मतलब जो है ना एक आपके लिए तो है ही फायदेमंद, पूरी समष्टि की जाति के लिए है, वो ये कि ये मॉडल बायोडिस्पोजेबल है, ठीक है। इसकी हर चीज़ को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमें कोई भी चीज़ से ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट को समझना। तो ये बायोडिस्पोजेबल है और इसकी एक खूबसूरती ये है कि आप ये खुद बना सकते हो, ठीक है कि नहीं। अदरवाइज जो है ना, और कोई भी तकनीक जो है ना आपको बाज़ार से ही खरीदनी पड़ती है और डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो डिपेंडेंसी मतलब आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, है कि नहीं है। सो आप पैसे कमाते हो फिर जाके टेक्नोलॉजी में भरते हो। सो वो सब ना करने की बजाय एक सस्टेनेबल व्यवस्था के अंतर्गत अपन ये इस मॉडल पे काम कर सकते हैं और ना केवल हम 4 फसल उगा के पानी, खरपतवार, कीड़े, मौसम परिवर्तन के प्रभाव को रोक सकते हैं, बल्कि इसको जो है ना
कम खर्चे में और कहना चाहिए कम संसाधनों में एक छोटे फार्मर्स के लिए बेमौसम फसल उगाकर अच्छी आमदनी का जरिया भी बना सकते हैं। सो ये हर तरह से आपको सस्टेन है, इकोनॉमिकल वायबल है, बायोडिस्पोजेबल है। सो दुनिया आज इन्हीं सब चीज़ों से रेस कर रही है। उसको चाहिए सस्टेनेबिलिटी, उसको चाहिए वायबिलिटी और उसको चाहिए बायोडिस्पोजेबिलिटी। सो ये तीनों चीज़ें एक मंच पर आपको एक साथ इनकम को 4 गुना करके, खर्चे को 4 गुना कम करके इस मॉडल में मिलती है। और इसमें हमने बहुत सारी फसलों को एक साथ लगा के एक्सपेरिमेंट किया है। लगातार हम पिछले 7-8 सालों से करते चले आ रहे और मॉडल बनाते चले आ रहे। सो हमने करीब इसके 110 कॉम्बिनेशन पर काम किया है और 110 कॉम्बिनेशन हम आपको अभी शाम को कुछ ही पलों में देने वाले हैं। सो वो आपको पकी पकाई खीर मिल जाएगी कि आप जो है ना इस फसल के साथ में क्या लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी अलग अलग क्षेत्रों से हैं, सबके यहाँ एक जैसी फसलें नहीं होती हैं। तो जो फसल जिसके यहाँ होती है आप उस लिस्ट में देख लीजिए कि क्या क्या फसल होती है, तो वो फसल का जो जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन के साथ में आप काम कर सकते हो। सो आपको ये गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये इसके साथ ये होगा कि नहीं होगा, है ना, वो सब टेस्टेड है। तो वो हम आपको लिटरेचर के रूप में दे देते हैं। अब ऐसे ही तो ये 4 लेयर का मॉडल है, 4 लेयर में 110 मॉडल है, ऐसे ही 2 लेयर के, ऐसे ही 3 लेयर के, ऐसे ही 5 लेयर के भी, ठीक है। तो अभी हमने आपको 4 लेयर का एक्सप्लेन किया, इसमें 2 लेयर 3 लेयर जैसे जैसे हम आगे बढ़े। पॉपुलर है ये 4 लेयर, ठीक है, क्योंकि ये ना कम होता है ज़्यादा होता है। 5 लेयर तो बहुत थोड़ा लेंदी हो जाता है और 2 लेयर 3 लेयर थोड़ा कम होता है। तो 4 लेयर इज आइडली, मतलब 4 लेयर एक आइडल मॉडल है कि इसके साथ में आप काम करो और बहुत अच्छे से इसमें हो जाता है। सो 5वीं अगर हम फसल उगाना चाहें तो हम क्या करते हैं, ये जो बैम्बू है ना, इन्हीं बैम्बूओं में यहाँ पर 1-1 फीट के अंतर से ऐसे वायर बांधते हैं सीधे स्टार्टिंग से एंड तक, फिर 1 फीट की हाइट पे, फिर 1 फीट की हाइट पे, ऐसे 4 वायर बांधेंगे और यहीं पे सेंटर में लौकी लगा देंगे, गिलकी लगा देंगे, ककड़ी लगा देंगे, इस तरह की फसल, और उस पे इसका जाला बना देंगे। टमाटर नहीं लगा सकते उस मॉडल में। 5वीं लेयर में फिर टमाटर, 4 लेयर में तार ही लगाएंगे और तार पे फिर लौकी, ककड़ी, गिलकी, इसमें से कोई एक फसल लगाएंगे। तो वो कौन सी लगेगी 5वीं लेयर में वो सब लिखित में है, ठीक है। सो उसमें आप सवाल नहीं खड़ा कीजिएगा, अभी चलते हैं। हाँ, सो प्लांटेशन का टाइम सबका सेम है। सो इस तरह से हम लोग ये मॉडल बना के और काम कर सकते हैं। अर्बन में बहुत अच्छा काम हो सकता है, जहाँ पर हम शहरों के पास में हैं, हम 10-25-50 परिवारों को जानते हैं, प्लॉटिंग की ज़मीन पड़ी है किसी की, या मान के चलो कोई ऐसा टुकड़ा पड़ा है, आधा एकड़ का भी है, तो उसमें भी आप आराम से जो है ना 5-7 लाख रुपए तक की इनकम बहुत आसानी से इस मॉडल के साथ में शहर में रह के कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम अगर आप करते हैं तो हमारी गारंटी है, अगर आप इसमें 10 से 12 घंटे पर डे देते हैं और पूरा डेडिकेशन और पेशेंस के साथ में काम करते हैं, तो आप एक डॉक्टर इंजीनियर का पैकेज 1 एकड़ से गारंटी के साथ में बना सकते हैं। ये हमने किया हुआ है, ठीक है, तो जो किया है वो हम आपको बता रहे हैं और ये कर चुके हैं और लगातार बहुत सारे लोगों के साथ ये हम सो काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा अलग लीग से हटके काम है, थोड़ा डिफरेंट है, पर इसमें अगर आप काम करोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और एक और बहुत सारे और भी फायदे हैं। पहला फायदा बहुत सारे फायदों में कि आप इसमें किसी भी मौसम में काम कर लो। ठंडी में ठंड कम लगती है, गर्मी में गर्मी कम लगती है, समझ रहे ना। नहीं तो आप गर्मी में बैठाओ खेत काटने मजदूर को, 4 बार पानी पीने जाएगा, 7 बार जो है बाथरूम के लिए जाएगा, 3 बार खैनी खाने जाएगा, सो उसका दिन हो गया, समझ रहे ना। पता चला इतना सा उसने काम किया, 300 रुपये शाम को चाहिए उसको, और काम किया 100 रुपये का, ठीक है कि नहीं। ये दिक्कत होती है। इसमें क्या करते हैं अपन कि दिन के 2 बजे हो, मई के महीने में आप इसमें बैठ के काम कर लो, आपको मज़ा आएगा। इतना कंफर्ट है ये जो। सो लोगों को काम करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते, पर ये बहुत मायने रखती है, चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं। अगर एक आदमी अगर आपके यहाँ 1 घंटा भी वर्किंग एक्स्ट्रा करके जा रहा है अगर इस मॉडल के साथ में, तो आप सोचो कि 10-10 एकड़ के फार्म पे 20-20 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 20-20 घंटे आप दिन के बचा रहे हैं, और पूरे कंट्री में हम लोग कितने अरब घंटे समय बचा लेंगे। सो अगर हम सोचें तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। पानी हम कितना बचा रहे हैं, क्या क्या बचा रहे हैं, सोचिए। और लास्ट में
हम खुद बना रहे है कि नहीं है। सो ज़रूरत नहीं है किसी की कि भैया हम खड़े हो गए कि भैया अब ये करना तो ये करना। सो नौजवान जो है ना इसमें बहुत अच्छे से आधा एकड़ 1 एकड़ के साथ में काम करें, 2 लोग वो अपने साथ में रखें। ये मॉडल 2 लोगों से ये पूरा ऑपरेट हो जाता है। 2 लोग 1 एकड़ में अगर ट्रेंड हैं तो ये पूरा काम संभाल लेंगे। सो आपको उनको मुश्किल से 1.5 लाख रुपए खर्चा करेंगे 2 लोगों पे, तो ये मॉडल चलता है, ठीक है। पर ट्रेंड होना चाहिए, जो आप करना चाहते हैं वो उनके दिमाग में भी, उनको पता होना चाहिए कि अब अगले मिनट में हमें क्या करना है। तो ऐसा आप अगर सेटअप कर लेते हैं तो इससे राजा और इससे बढ़िया कोई काम नहीं, ठीक है। सुकून का, शांति का और खुद का काम जिसे अपन कहते हैं ना वो। सर फर्स्ट ईयर में अगर अपन केमिकल से ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो रहे हैं तो इस मॉडल पे अपन जा सकते हैं? एक साथ जमीन को 100% जा सकते तैयार करना पड़ेगा? हाँ, तैयार भी करना पड़ेगा, पर जा सकते हैं, है ना, जा सकते हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ जा सकते हैं। हाँ, इसमें हम म्यूज़िक भी लगाते हैं और जो है म्यूज़िक जो है ना बेसिकली उससे भी 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि फसल आपकी बहुत अच्छे से ग्रो करती है, क्योंकि म्यूज़िक जो है ना नेचुरली पहले हमारे इन्वायरमेंट में था, ठीक है। वो कैसे किस रूप में था? भौरे के रूप में था। भौरे गुनगुनाते हैं, पंछी मुस्कुराते हैं, ऐसे कोई गाना भी बना है ना, सुना हो कभी आपने तो भौरे की जो गुनगुनाहट थी वो फसलों के गाने थे, ठीक है। तो ये भौरे गुनगुनाते थे तो फसलों का जो स्ट्रेस रहता था वो रिलैक्स रहते थे, ठीक है। इनमें भी तनाव होता है, इनको भी भूख लगती है, इनकी भी युवावस्था होती है, इनका भी बचपन होता है, इनका भी बुढ़ापा होता है, इनमें भी बीमारियां होती है, सब इंसानों जैसा होता है इनमें भी। भाई ये है कि इनके साउंड्स आपको सुनाई नहीं देते हैं और जो है वो आपके जैसे बोल नहीं पाते, बस इतना अंतर है। बाकी वो अपने आप में आवाज़ देते हैं, अपने आप में साउंड करते हैं, अपने आप में बोलते हैं, अपने आप में खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, सब करते हैं वो, ठीक है। आपके जैसा ही सारा फंक्शन है उनका, पर वो यही है वो मोबाइल बम ये सब नहीं बना पाते, ठीक है। बस इतने अंदर होता है, वो प्रकृति के प्रोटोकॉल पे चलते हैं, ठीक है। जो प्रकृति ने उनको सेट करके रखा है कि भाई तुम्हें ये काम करना, हम लोग कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। सो ये मॉडल बहुत अच्छा है और इसलिए अच्छा नहीं है कि ये हमने बनाया सो हम आपको कह रहे हैं अच्छा है, ये वाकई में अच्छा है, ठीक है। जब आप इस पे काम करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए ट्रेंच सर इस मॉडल में फ्लड इरिगेशन यूज कर सकते हैं? इरिगेशन में इसमें हम 3 तरह के इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इरिगेशन का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो छोटा मोटा नहीं है। तो हर एक फसल में इरिगेशन का सिस्टम अलग होता है, किस फसल में किस मॉडल में किस किस तरह के इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक बड़ा टॉपिक है। तो आप अभी इसको ना छेड़ें तो अच्छा ही है, क्योंकि छोटी मोटी चर्चा में पूरी चीज़ क्लियर भी नहीं हो पाएगी और उसको जब हमने एक पूरा टॉपिक ही लिया है तो वेट आपको पूरा बताएंगे कैसे इरिगेट करते हैं इसको, ठीक है। साइड के फेंस का हाइट कितना होना चाहिए? हमारी हाइट से आधा फीट ऊपर बस, है ना। सो हर एक आदमी की हाइट थोड़ी 19-20 होती है। सो एक आइडियली 6-6.25 फीट तक आप रख सकते हैं, 6.25 फीट तक, है ना। और कई लोगों का ऐसा रहता है, या तो फिर आप अपने परिवार में सबकी हाइट नाप लो पहले, ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट वाला हो उससे आधा फीट ऊंचा बना सकते हो, क्योंकि काम तो आप लोगों को करना नहीं, कुछ नहीं होता है। पॉलिनेशन बराबर होता है क्योंकि ये पूरा खुला है ना। हाँ, तो पॉलिनेशन करने वाले इंसेक्ट्स ऊपर से एंटर आ जाते हैं, 100% आते हैं। तितलियां आती हैं, भौरे आते हैं, मधुमक्खियां आती हैं, सारा होता है। एयर पॉलिनेशन भी होता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होता है, दोनों होते हैं इसमें।